हार्ट के लिए जितनी सारी बातें आपको अभी तक मालूम है, आज बहुत सारी नई बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है और मैं हार्ट के बीमारी का एक ट्रेनिंग करता हूँ जिसका नाम हमने रखा है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग सावल हार्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हार्ट के बीमारी के बारे में बहुत सारी नई नई बातें हम हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं और वो बातें जो उनको ब्लॉकेजेस जो उनकी बन चुकी है हार्ट की, उस ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में हम बताते रहते हैं। ये जो आप सीडी देख रहे हैं, इसमें हम हार्ट के बीमारी के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या किया जा सकता है जिससे हमें बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और क्या करें कि जो ब्लॉकेजेस हमारी बन चुकी है उसको ना सिर्फ हम रोक सकते हैं बल्कि उस बीमारी का जो कारण है उसको हटाने के साथ साथ ब्लॉकेज को हम धीरे धीरे कम के तरफ ले जा सकते हैं। और इस कैसेट में मैं एक एक करके ये सारी बातें बताऊंगा। पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्ट की बीमारी आज भारत में बढ़ते जा रही है और नंबर इतनी बढ़ गई है कि आज बहुत बड़ी एक महामारी का आकार ले रहा है। 1992 में मुझे याद है, हम जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में होते थे तो हम एस्टीमेट लगाते थे हार्ट के बीमार इंडिया में करीब 1 से 1.5 करोड़ लोग होते हैं। और 2001 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बता रही है कि हार्ट के बीमार पेशेंट्स आज के दिन में 2001 साल की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक़्त 5 करोड़ हैं इंडिया में, और आज 2010 साल तक ये हार्ट के नंबर जो पेशेंट्स के हैं वो 10 करोड़ तक होने वाली है। और 10 करोड़ आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक बात होगी। 10 करोड़ का मतलब है हर घर पे एक एक हार्ट के पेशेंट होंगे, और हार्ट की मरीज आप समझ सकते हैं एक बहुत ख़तरनाक बीमारी से जूझ रहे होंगे। मैं हार्ट की बीमारी जो आज बढ़ रही है इसको मेडिकल साइंस का कोई सक्सेस नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेडिकल साइंस जब सक्सेस होती है तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कम होने चाहिए। आज अगर हम पोलियो की पेशेंट देखते हैं तो बहुत कम हो गए हैं पोलियो के पेशेंट, ये तो मेडिकल साइंस की सक्सेस है। और अगर हम स्मॉल पॉक्स का देखते हैं तो स्मॉल पॉक्स के पेशेंट भी कम हो गए हैं, ये भी मेडिकल साइंस की सक्सेस है। पर अगर हार्ट की बीमारी की बात करते हैं तो इसमें कोई सक्सेस हो ही नहीं रही है। हार्ट के बीमार बढ़ते जा रहे हैं और इसको मेडिकल साइंसेस का एक फेलियर माना जाएगा, ये सक्सेस की बात है ही नहीं। बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं, इसके लिए मैं ये एग्जांपल देके आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं इस जो लेक्चर है इसमें क्या क्या बताऊंगा मैं आपको पहले बता दूं। मैं आगे आपको बताऊंगा हार्ट की बीमारी का जो असली ऑर्गन है हार्ट, इसके बारे में मैं बताऊंगा हार्ट क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट की बीमारी का जो कारण है वो क्या है, और हार्ट की बीमारी अगर कोई को हुई है तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो हार्ट का बीमार है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हार्ट की बीमारी का डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है। एक आदमी को अगर हार्ट की बीमारी हुई है तो उनको क्या तकलीफ़ हुई है और क्या तकलीफ़ उनको तकलीफ़ पता चलेगा जिससे वो हार्ट की बीमारी की तरफ हम उनका डायग्नोसिस ले जाएं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेडिकल साइंस के तरफ से हार्ट की बीमारी में क्या क्या टेस्ट किया जा सकता है और उन टेस्ट का मतलब क्या है जिससे पता चले कि हार्ट की बीमारी हो चुकी है। ये है मेरा पहला चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में मैं हार्ट की बीमारी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो टच करूँगा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड है, और इस तरह के 14 इम्पॉर्टेंट कारण हार्ट की बीमारी के हैं। मैं एक एक करके उनको टच करूँगा। मैं आपको बताऊँगा अगर किसी को हार्ट की बीमारी हुई है तो वो कैसे हुई है, क्या कारण उनके पास है, और ये सारा कारण एक एक करके आपको बताऊँगा। उसके बाद जो चैप्टर होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा आज हमारी मेडिकल साइंस जो ये कारण को बिना हटाए जो ट्रीटमेंट कर रही है वो एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। हार्ट की बीमारी का कारण को हमें सॉल्व करना होगा, और ये कारण को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हार्ट की बीमारी हर वक्त के लिए हट सकती है और ये बीमारी कभी भी नहीं बढ़ेगी। और ये बीमारी का मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि आज हमारे मेडिकल साइंस का जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जो एंजियोप्लास्टी की ट्रीटमेंट है, वो किस तरह से गलत रास्ते चल रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट के पेशेंट्स अगर बाईपास ना कराए, एंजियोप्लास्टी ना कराए तो फिर क्या चीज़ से उनको बचना चाहिए, और ये बचना किस चीज़ से चाहिए आपको अगर मालूम है वो है हार्ट अटैक। हार्ट के मरीज को अगर वो बीमारी को बढ़ाता जाए तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक आ जाती है, और वो हार्ट अटैक को रोका जा सकता है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और उसके बाद
लास्ट चैप्टर में मैं बताऊंगा हार्ट के मरीज को जब इतना पता चल जाए हार्ट की बीमारी क्या है, क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक क्या है, बाईपास सर्जरी क्या है, तो मैं उनको नेचुरली चाहूँगा वो बाईपास एंजियोप्लास्टी ना कराएं। वो हार्ट की बीमारी का जो असली ट्रीटमेंट है, असली जो कारण है, उस कारण को देखें और कारण को अगर वो हटाते रहें तो उनकी ब्लॉकेज जो है वो बढ़ेगी नहीं और ब्लॉकेज घटती जाएगी। और इसी को बोलते हैं हम रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज़। और इसके लिए क्या क्या करना होगा ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ये पांचों चीज़ एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला बात शुरू करते हैं, हार्ट क्या है। आप बताइए हार्ट क्या है। हार्ट एक ऑर्गन है जो कोई मुट्ठी से थोड़ा सा बड़ा सा आकार का होता है, एक समझ लीजिए एक एप्पल का साइज़ का होता है। और ये छाती में, चेस्ट में थोड़ा लेफ्ट के तरफ होती है, यहाँ पे रखी होती है और ये पंप करते रहती है। ये हार्ट, आपको मालूम है हार्ट कितने बार पंप करती है एक दिन में? एक दिन में नहीं मालूम? अच्छा चलिए, एक मिनट में हार्ट कितने बार पंप करती है आप बता सकते हैं? हार्ट की जो पंपिंग है एक मिनट में 70 बार होती है, करीब करीब 72 टाइम्स इन अ मिनट। एक मिनट में अगर 72 टाइम्स हो रही है तो एक घंटे में कितनी होगी? 72 इंटू 60, 4200 टाइम्स। और अगर 4200 टाइम्स एक घंटे में होती है, 24 घंटे में ये टोटल नंबर बढ़ेगी 24 इंटू 4300 टाइम्स, और ये जाके पहुंचेगी करीब 1 लाख बार में। आप समझ जाइए हमारी सब की हार्ट सारे दिन में 1 लाख बार पंप करते रहती है। और ये पंप किस चीज़ को करती है? पंप करती है ये ब्लड को। ब्लड को ये हमारी बॉडी में आप जानते हैं 5 लीटर ब्लड होती है और इसको कंटिन्यूअस हार्ट का काम है उसको सर्कुलेट करते रहना। और हार्ट जब पंप करता है तो उससे ब्लड निकल के पूरे बॉडी में फैलती है। मैं आपको इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ हार्ट किस तरह से दिखता है। और अगर आप देखेंगे हार्ट के ऊपर एक तरफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक रिब केज है जिसको हम बोलते हैं हड्डी पसली। और ये पसली का पोर्शन जो दिख रहा है आपको वो हार्ट की 2/3 हिस्सा जो लेफ्ट में उसको कवर करके रखा है। और राइट साइड में 1/3 हिस्सा को आपको मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बगल में लंग्स है और लंग्स का काम है ऑक्सीजन को चेंज कर देना। मैं आपको अब बताना चाहता हूँ हार्ट कैसे काम करती है। हार्ट आपको इस पिक्चर में और भी दिखता रहेगा अगर मैं आपको हार्ट को काट के दिखाऊं। ये देखिए हार्ट को मैंने एक स्लाइस कर दिया है, 4 डिवीजन कर दिया है। एप्पल को चाकू से काट के देखा है आपने कैसा होता है? वैसे ही मैंने हार्ट को काट के दिया है और इसमें 4 चेंबर होती है हार्ट में, आपको दिख रहा होगा। ये 4 चेंबर एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। चेंबर नंबर 1, चेंबर नंबर 2, चेंबर नंबर 3 और चेंबर नंबर 4। ये 4 चेंबर को आप देख रहे हैं। चेंबर 1 जो है ये पूरे बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करता है। इसके साथ 2 ब्लू कलर की ट्यूब बनी है और ये है वेन्स। ये वेन्स पूरे बॉडी को ब्लड को पूरे बॉडी से इकट्ठा करके लाता है, पैरों से, हाथ से, ब्रेन से, और ये सारा ला के ब्लड को जमा करता है चेंबर 1 में। चेंबर 1 जब पंप करती है तो ये ब्लड चली जाती है चेंबर 2 में। और चेंबर 2 जब पंप करती है तो ब्लड जाती है लंग्स में। लंग्स में क्या होती है? ऑक्सीजन भर जाती है। पूरे बॉडी ने ऑलरेडी ऑक्सीजन ले चुका है और ऑक्सीजन जब लंग्स में इसमें भर जाती है तो भर के ये आती है चेंबर 3 में। ये 2 ट्यूब राइट वाली, 2 ट्यूब लेफ्ट थ्रू। और वो चेंबर 3 इसको जब पंप करती है तो चेंबर 4 में जाती है। चेंबर 4 जो है हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चेंबर है, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और LV। और ये जो चेंबर 4 है ये पंप जब करती है तो वहाँ से ब्लड निकल के जाती है। एक लाल रंग की ट्यूब आपको दिख रहा है, वो ट्यूब में निकलती है और ये लाल ट्यूब का नाम है अवोर्टा। अवोर्टा इस ब्लड को पूरे बॉडी के हिस्से हिस्से में पहुंचा देती है। अवोर्टा से पहला ब्रांच निकलता है एक, वो राइट साइड में चली जाती है, राइट साइड की ट्यूब को पूरी सप्लाई करती है। एक ट्यूब निकलती है ब्रेन को चली जाती है और एक ट्यूब निकलती है वो लेफ्ट हैंड को और ब्रेन को जाती है। और उसके बाद वो ट्यूब घूमते हुए छाती की तरफ आती है, छाती को सप्लाई करती है। फिर वो पेट में आती है, पेट में लीवर को, किडनी को, इंटेस्टीन्स को, और उसके बाद ये दोनों पैरों को सप्लाई करती है। 2 डिवीजन में बढ़ जाता है और दोनों पैरों को सप्लाई कर देती है। और इस तरह से हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करते रहती है। एक बार ये 4 चेंबर सीक्वेंस में पंप करते ही पूरे बॉडी को ब्लड मिल जाती है और इस तरह से हार्ट बीटिंग करते रहती है। हार्ट पूरे बॉडी के हर ऑर्गन को ऑक्सीजन सप्लाई करती है इस ब्लड के थ्रू और फूड सप्लाई करती है, और इसलिए हार्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, एक बात सोच के देख सकते हैं, ये जो 1 लाख बार हार्ट पंप करती है इसके बीच में कितना गैप दे सकते हैं हम? 5 मिनट का? नो, अगर 5 मिनट का गैप दिया तो वो आदमी इमीडिएटली डेड हो जाएगी। याद रखिए हार्ट को कोई गैप की कोई गुंजाइश नहीं है। हार्ट कंटिन्यूअस पंप करती जाएगी और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, एक बात सोचते हैं, हमारी हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड देती है और पूरे बॉडी को ब्लड मिलता है।
आप ये सोच के देखिए कि हमारे पूरे बॉडी को ब्लड चाहिए क्यों? क्योंकि उसमें मिलती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन बॉडी के हर ऑर्गन को चाहिए। अब एक बार सोचते हैं, हार्ट के जो मसल्स है वो जब पंप करते रहते हैं तो उनको ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए अपने लिए? यस, हार्ट को ब्लड चाहिए। और ये हार्ट को ब्लड कौन देगा? हार्ट को ब्लड देगा हार्ट के 3 ट्यूब, इनके नाम है कॉरोनरी आर्टरीज। ये जो पिक्चर आपको और दिखा रहा हूँ, इस पिक्चर में आप देखेंगे 3 ट्यूब है हार्ट की मसल्स के ऊपर, और ये ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। एक है राइट साइड की ट्यूब जिसका नाम है राइट कॉरोनरी आर्टरी, ये इसके ब्रांचेस ये पूरी हार्ट की राइट साइड के फ्रंट को और राइट साइड के बैक को सप्लाई करता है। लेफ्ट साइड में और 2 ट्यूब हैं, एक का नाम है एंटीरियर डिसेंडिंग, इसका मतलब है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये इसका शॉर्ट में इसका नाम है LAD। ये LAD सप्लाई करती है हार्ट की लेफ्ट के हिस्से की फ्रंट के पोर्शन को। और एक थर्ड ट्यूब है जिसका नाम है LCX लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ये हार्ट की बैक को सप्लाई करती है। और ये 3 ट्यूब जब हार्ट को ब्लड सप्लाई करते रहती है तो हार्ट को मसल्स को ब्लड मिलता रहता है। हार्ट की बीमारी में अब हम आते हैं। हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है? ये जो 3 ट्यूब है, ये 3 ट्यूब के अंदर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जम जाना, कोलेस्ट्रॉल और फैट जब इसके अंदर ट्यूब के अंदर जमती जाएगी तो आप सोच के देखिए हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी? नेचुरली घट जाएगी। और जब ये हार्ट की ब्लड सप्लाई घट जाएगी तो धीरे धीरे उसका हार्ट का ब्लड सप्लाई कम होता जाएगा, और इसी को ही हम बोलते हैं हार्ट की बीमारी। और जिसका आज 5 करोड़ हार्ट के पेशेंट इंडिया में ऑलरेडी है, और ये 10 करोड़ की तरफ जा रही है। आपको ये बता दूं, ये बीमारी का जो असली कारण है वो है ये 3 जो ट्यूब आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 ट्यूब के अंदर चर्बी जमते जाना। अगर ये 3 ट्यूब को मैं थोड़ा बड़ा करके दूसरे पिक्चर में दिखाऊं, आपको एक और पिक्चर दिखा रहा हूं जिसमें ये 3 ट्यूब को दिखा रहा हूं। एक राइट साइड वाली ये है राइट कॉरोनरी आर्टरी, इसकी एक ब्रांच करके सामने की तरफ दिया, फिर ये ट्यूब घूमते हुए पीछे गई और पीछे सप्लाई किया। लेफ्ट साइड में जो ट्यूब निकलती है उसका नाम है LAD, ये सामने की तरफ है, इसका ब्रांच होता है D1, D2, D3, S1, S2, S3। और पीछे एक ट्यूब होती है जिसका नाम है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, उसकी ब्रांच होती है OM1, OM2, OM3। अब इन 3 ट्यूब के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जो जमेगी, ये कितनी परसेंटेज तक जम जाए कि हार्ट के बीमार आप हो जाएं? 2%, 10%, 20%? नहीं, करीब करीब 70% ब्लॉकेज होना जरूरी है। हार्ट की बीमारी का मतलब ही है आपकी 70% ब्लॉकेज बंद हो जाए, ट्यूब बंद हो जाए। और अगर 70% ट्यूब बंद हो, इसका मतलब बनता है कि अब खुला रहे कितना गया? 30%। मतलब हमारी हार्ट की ट्यूब्स के अंदर 70% अगर चर्बी जमा के उसको ब्लॉक कर दूं, तब भी हार्ट की 30% जो ज़रूरत है वो उसको मिलता जाएगा। अब हार्ट का जो 30% ज़रूरत है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कब ज़रूरत है। मैक्सिमम ज़रूरत है जब आप दौड़ते होंगे। आप सोच के देखिए, एक आदमी दौड़ रहा है, एक चल रहा है, एक बैठा है, किसको ज़्यादा ज़रूरत है? जो दौड़ रहा है। वो जो दौड़ रहा है उसको ज़रूरत है 30%, उसके पास 70 अगर ब्लॉक हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो चल रहा है उसको ज़रूरत है 20%, और जो बैठा है उसकी ज़रूरत है 10%। अगर कोई मुझे आके पूछे डॉक्टर साहब मैं हार्ट का पेशेंट हूँ या नहीं हूँ, मैं उनको बोलता हूँ एक बात करते हैं, आपकी अगर 30% खुली है तो आप हार्ट के पेशेंट नहीं हो। बोलता है मुझे पता कैसे चलेगा? मैं बोलता हूँ एक काम करो, आपको एक ECG लगा देता हूँ और आपको मैं चलने बोलता हूँ, और जैसे आप चलेंगे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, और चलेंगे तो और स्पीड बढ़ा दूंगा, फिर आपको दौड़ा दूंगा। और ये सब स्टेज को आपने क्रॉस कर लिया और कोई ECG में फ़र्क नहीं है, तो इसका मतलब है आपके पास 30% ब्लड उसके आपके पास है। इसके मतलब आप हार्ट के पेशेंट नहीं है, पर आपकी ब्लॉकेज 70 से कम होगी। आपको मालूम है इस टेस्ट का क्या नाम है? आप जानते हैं इस टेस्ट का नाम है ट्रेडमिल टेस्ट। इसी को ही हम लोग भारत के बहुत सारे हिस्से में स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। दोनों एक ही टेस्ट का नाम है, स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसमें हार्ट के पेशेंट की ECG लगा के उसको चलाते हैं और दौड़ा देते हैं, और दौड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मतलब है स्ट्रेस टेस्ट नेगेटिव है, TMT नेगेटिव है, और इसका मतलब है ब्लॉकेज 70 से कम है। पर अगर स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव हो गई है, इसका मतलब हार्ट के पास 30% भी ब्लड सप्लाई नहीं रहा। इसका मतलब है ब्लॉकेज 70 या उससे ज़्यादा है। तो हार्ट का पेशेंट का मतलब है ये ब्लॉकेजेस जो हैं ये 3 ट्यूब के अंदर, वो 70% से ज़्यादा होना ज़रूरी है। चलिए, हार्ट की बीमारी का मतलब यह समझ आ गया थ्योरेटिकली कि ब्लॉकेज 70 से ऊपर होना
चाहिए। अच्छा एक बार बताइए, ये ब्लॉकेज बनने कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा, 1 साल, 2 साल, 20 साल, 50 साल? आप बताइए कौन सा होगा? ये 30 से 40 ईयर्स लगती है इस ब्लॉकेज को बनाने में। मैं आपको बता दूं, एक यंग आदमी जब ब्लॉकेज शुरू करता है तो उसकी उम्र होती है 15 से 20 साल, और अगर उसको हार्ट की बीमारी पता चला, इसका मतलब 70 से ज़्यादा ब्लॉकेज हो गई है 50 साल की उम्र में, तो इसका क्या मतलब है? उसको 35 साल लगी है इस ब्लॉकेज को बनाने में। 35 साल में ये बनेगी 70%। इसका क्या मतलब आपको समझ आया? 2% पर एनम हमारी ब्लॉकेजेस का यूजुअल ग्रोथ होता है 2% पर ईयर। एक आदमी ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब 2% पर ईयर तो मुझे समझ आ गई, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 25 साल 30 साल में हार्ट की बीमारी कर लेते हैं। मैंने उनको बोला वो 2% के स्पीड से नहीं चलें, वो 5% के स्पीड से चलें। वो स्मोकिंग भी किए हैं, एक्सरसाइज भी नहीं किए हैं, योगा भी नहीं किए हैं, उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया, उन्होंने खाना बहुत गलत खाए, बहुत टेंशन किया, उसके वजह से उनकी जो स्पीड है ब्लॉकेज की वो 2% नहीं रही है, वो स्पीड अब 5% के हिसाब से चल रही है। और 5% से चलेगा तो 15 साल में वो 70 को क्रॉस कर जाएगा और वो हार्ट का पेशेंट बन जाएगा, और उस हिसाब से वो 30 साल में ब्लॉकेज कर लिया। और इस तरह के आज हार्ट पेशेंट बढ़ रहे हैं जो कम से कम उम्र में हार्ट की बीमारी पैदा करते जा रहे हैं। चलिए हार्ट की बीमारी का अब एक बार फिर से कंसेप्ट निकाल लेते हैं कि ब्लॉकेजेस ये 3 ट्यूब के अंदर 70 से ज़्यादा होना चाहिए, कोई भी ट्यूब में हो जाए, और ये 70 बनने में कोई 30-35 साल लग जाता है आम आदमी को, और जो बहुत ख़राब चलते हैं वो 15 साल में भी बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से देखिए आप कितने साल में बनाए हैं, पर ये ब्लॉकेज 70% हो गया। अब इस ब्लॉकेज के साथ मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा, ये ब्लॉकेज जो बनी है इसको समझ कैसे आएगा कि ब्लॉकेज 70 से ऊपर है? क्या सिम्टम्स होगी? एक आदमी ने बोला सर ब्लॉकेज दिखाइए कैसा दिखता है, तो मैंने उसको ये पिक्चर दिखाया जिसमें एक ट्यूब में मैं दिखा रहा हूँ ब्लॉकेज नहीं है, और एक ट्यूब में मैं दिखा रहा हूँ करीब 75 से 80% ब्लॉकेज है, और इसके अंदर चर्बी जम गई है, कोलेस्ट्रॉल जम गई है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जमी है इसको मैं इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ। इस पिक्चर में एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ, इसमें 80% ब्लॉकेज है, पर ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा है, आपको दिख रहा है? ये पर्दा जो है इसको बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। ये पर्दा ब्लॉकेज को अंदर से रोक के रखता है। एक बात बताइए, कोई का 70 ब्लॉकेज है और उसके बाद वो 80 की तरफ गया और 90 की तरफ गया, तो पर्दे का क्या होना है? पर्दा धीरे धीरे खींचता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा, और एक दिन ऐसी आएगी जो पर्दा फट जाएगा। और ये पर्दा फटने को याद रखिएगा, जब मैं हार्ट अटैक होगी तब बात करूंगा, पर्दा फटने से होती है हार्ट अटैक, और इसको पीछे बात करूंगा। पर अभी आपको ये मालूम होना चाहिए ब्लॉकेज दिखने में कैसा होता है। अच्छा, इस आदमी को 80% ब्लॉकेज मान लेते हैं, इनको तकलीफ क्या होगी? ये पेशेंट बोलेंगे इसको बैठे बैठे दिक्कत होगी क्या? नहीं, बैठे बैठे उसकी 10 ज़रूरत है और उसके पास 80 ब्लॉकेज है, इसका मतलब 20 ओपन है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बोलेगा डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ धीरे धीरे तब भी दिक्कत नहीं होती है, मैं जब दौड़ने लगता हूँ तब ज़रूरत होती है, तब मुझे तकलीफ़ होती है, तब मेरे को छाती में पेन होती है। इसका मतलब है उसकी ब्लॉकेज 70 से ऊपर है, क्योंकि उसकी ज़रूरत है दौड़ते वक्त 30% जो उसके पास नहीं है। तो ये समझ जाइए हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है। अब एक पेशेंट ने ये पूछा, डॉक्टर साहब चलिए हार्ट का बीमार तो मैं समझ गया, तकलीफ़ क्या होगी हार्ट की बीमारी में जिससे पक्का पता चल जाए ये हार्ट की ही बीमारी है। मैं आपको हार्ट की बीमारी की सिम्टम्स, जिसका मतलब है एंजाइना, हमारे मेडिकल भाषा में इसको बोलते हैं एंजाइना, और इसी को बोलते हैं इश्कीमिया, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। अब ये जो एंजाइना या इश्कीमिया है इसमें होता क्या है? इसमें हार्ट के पेशेंट्स को चेस्ट में एक पेन होती है, लेफ़्ट साइड में हेवीनेस होती है, और ये हेवीनेस जब वो पैदल चलता है या दौड़ने जाता है तब ज़्यादा होती है, और जब वो रुक जाता है तो पेन ठीक हो जाती है। ये है हार्ट की बीमारी का टिपिकल सिम्टम, चेस्ट पेन ऑन द लेफ़्ट साइड। अगर आप चलेंगे तो ये पेन बढ़ेगी, भारीपन बढ़ेगी, और ये लेफ़्ट हैंड में चली जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को चेस्ट पेन होती है, पर स्पेशली खाना खाने के बाद होती है, तो इसका मतलब 100% बात यह है कि उनकी हार्ट की बीमारी है। खाना खाने से ये ब्लॉकेज बढ़ जाती है, ये पेन बढ़ जाती है, और खाना जब रोक दो तो वो खाना खाने के बाद जब खाली पेट में होता है तो उसकी ब्लॉकेज धीरे धीरे, उसकी जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये बात को आपको समझना होगा। हार्ट की बीमारी का मतलब है कि चेस्ट में पेन होगा, खाना खाने के बाद ये पेन बढ़ जाएगी, और खाली पेट में वो पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब मुझे जितना चला लेंगे सब चीज़ ठीक रहेगा। तो हार्ट की बीमारी के 100 में से 80 लोग इस तरह की कंप्लेन करते हैं।
अब बाकी 20% को क्या तरह का तकलीफ होता है मैं आपको बताऊं। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को चेस्ट में पेन नहीं है, मेरे को छाती में बीचों बीच जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। ये भी एक हार्ट की बीमारी का कारण हो सकता है, हार्ट की बीमारी का सिम्टम हो सकता है। कुछ लोगों को और तरह की पेन होती है, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को घबराहट होती है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होती है। पेन नहीं है, डिस्कम्फर्ट है। ये इसको हम बोल सकते हैं घबराहट, या इसको हम बोलते हैं अनईजीनेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चेस्ट पेन भी नहीं होता है, वो बोलते हैं मेरा धड़कन तेज, पैल्पिटेशन हो जाती है। पैल्पिटेशन भी अगर है तो इसका मतलब ब्लॉकेज 70 से ऊपर है। कुछ और भी लोग होते हैं जिनको पेन भी नहीं होती है, पैल्पिटेशन भी नहीं होती है, उनको होती है सांस फूल जाना। वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा सांस फूलता है, मेरे को गले में चोकिंग लगती है और मेरे को लगता है कि कोई गला दबा रहा है, मेरे को चलने से सांस फूल जाती है, रुक जाता हूँ तो सांस फूलना ठीक हो जाता है, पर चेस्ट में पेन नहीं है। ये भी हार्ट की बीमारी का एक सिम्टम है। और कुछ रेयर लोग होते हैं जिनको जॉ में पेन होती है। मेरे एक हार्ट के पेशेंट आए थे, उनको जॉ में पेन था, वो डेंटिस्ट को दिखाने लगे, पीछे पता चला उनका जॉ का पेन हार्ट की वजह से, एक्सॉर्बिटेट लेते उनको आराम आ गई। तो ये समझ जाइए बहुत सारे रेयर लोग होते हैं जिनको शोल्डर में भी पेन हो सकती है, राइट साइड में भी पेन हो सकती है, जॉ में भी पेन हो सकती है, और ये सारी सिम्टम्स हार्ट के पेशेंट्स का होता है। अच्छा, ये सिम्टम्स अगर हो तो कितनी ब्लॉकेज आप मान के चले हम? ये सिम्टम्स अगर हो तो इसका मतलब है ब्लॉकेज 70 से ऊपर है। अब एक हार्ट के पेशेंट मेरे को बोले डॉक्टर साहब चलिए मैं मान लेता हूँ मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, पर आपके पास कोई टेस्ट नहीं है जिससे कंफर्म हो जाए ये हार्ट का ही मरीज हूँ मैं बोलता हूँ हाँ टेस्ट मेरे पास है। 3-4 टेस्ट के बारे में आपको बता दूँ। पहला टेस्ट मैं उनको रिकमेंड करता हूँ वो है कि आप पहला काम करिए, एक सॉर्बिट्रेट टैबलेट लीजिए, और जैसे ही पेन होता है उस वक्त सॉर्बिट्रेट जबान के नीचे रखिए। आपने सुना है सॉर्बिट्रेट टैबलेट का नाम? बहुत फेमस टैबलेट है आजकल। सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल या एनजीसेड, ये 3 टैबलेट है जो जबान के नीचे लिया जा सकता है। ये टैबलेट आपने जबान के नीचे रखा और इमीडिएटली पेन साफ हो गई, इसका मतलब वो हार्ट का ही बीमारी था। पर इस टेस्ट के ऊपर आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। एक बात याद रखिए, सॉर्बिट्रेट टेस्ट एक रफ आइडिया देता है। कोई बोलता है सर अभी तो पेन नहीं है तो मैं सॉर्बिट्रेट टेस्ट कैसे करूं? मैं बोलूँगा उनको एक काम करो, आप चलने से पेन होती है? बोला हाँ चलने से पेन होती है। मैं बोला एक सॉर्बिट्रेट ले लो और जबान के नीचे रखो, 5 मिनट वेट करो, फिर चल के देखो, और अगर पेन नहीं हो रही है इसका मतलब आप हार्ट के पेशेंट हैं। इस पेशेंट से, इस टेस्ट से आपको थोड़ी बहुत आइडिया लगेगी, पर इस पर भरोसा 100% नहीं कर सकते। अगर 100% भरोसा करना चाहते हैं तो एक और टेस्ट की ज़रूरत है। उस टेस्ट का क्या नाम है? उसका नाम है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। करवाया आपने कभी? आप टेबल पे लेट जाते हैं और टेक्नीशियन या डॉक्टर आपके छाती में कुछ लीड्स लगा लेते हैं, कुछ तार निकलती है हाथ से और पैर से, वो तार जाके एक मशीन में जुड़ती है और मशीन में बटन दबाते ही एक ग्राफ निकल के आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। करवाया आपने? ज़रूर करवाया होगा। ये टेस्ट आप अगर ये कर्व जो है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें अगर कोई कमी आ गई है इसका मतलब आपका ब्लॉकेज जरूर 70 से ऊपर है और हार्ट की बीमारी कंफर्म्ड है। अब एक पेशेंट बोले डॉक्टर साहब मेरा तो ECG भी नॉर्मल है। मैं बोला आपने ECG कब करवाया? बोलता कल करवाया हो। मैं बोला आगे भी कराया? बोला सर 20 बार ECG कराया, सारे और नॉर्मल है। अच्छा, अगर ECG नॉर्मल है तो हार्ट के पेशेंट बने कि नहीं बने? बने। उसके बाद भी बन सकते हैं हार्ट के बीमार ECG नॉर्मल होने के बावजूद। मैं आपको बताऊं कैसे। मैंने उस पेशेंट को पूछा आप बताइए आपको जब ECG किया था उस वक्त पेन थी? बोलता नहीं उस वक्त तो मैं लेटा होता हूँ, लेटे हुए पेन नहीं होती है, ECG के वक्त डॉक्टर लेटा देते हैं। मैं बोला आपको पेन होती कब है? बोलता मैं जब चलता हूँ। तो कौन सा टेस्ट कराऊँ फिर? टेस्ट करना होगा TMT या एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम ECG लगा देते हैं, उसको चलने बोलते हैं। हम बोलते हैं चलो एक काम करो आप चलो और हार्ट की रेट हम बढ़ाते हैं, और उसके लिए एक पट्टा होता है, एक मशीन होती है जिसमें एक पट्टा लगा होता है, उसके ऊपर उनको चलने बोलते हैं और ECG लगी होती है, कंटिन्यूअस ECG होते जाती है। पेशेंट की स्पीड धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं मशीन की, और पेशेंट को ज़्यादा जल्दी चलना होता है, फिर दौड़ना होता है। अच्छा, अगर वो पेशेंट चलने लगे, उसको कोई ECG में फ़र्क आ जाए, चेस्ट पेन आ जाए, तो इसका मतलब उसकी ब्लॉकेज ज़रूर 70 से ऊपर है। पर अगर वो चलते चलते दौड़ने लग जाए और कोई ECG में फ़र्क नहीं है, इसका मतलब है वो हार्ट का पेशेंट नहीं है। ये टेस्ट आज आम जगह अवेलेबल है और ये काफ़ी सेफ मानी जाती है। 10,000 में 1 या 2 केस में कोई कमी होने की बात होती है तो आप ECG कर सकते हैं, और अगर डॉक्टर जो ECG आपसे करवा रहा है वो सामने खड़ा हो तो डरने की कोई बात नहीं। आप समझ जाइए आप पैदल चल रहे हैं और आपकी ECG लिया जा रहा है, आपको ज़रूरत हो तो आप रोक लीजिए और डॉक्टर को ज़रूरत होगा तो वो रोक देगा। अगर ECG में चेंज आ जाए TMT के बखत
तो आप हार्ट के पेशेंट हैं और इसमें कोई कंफर्मेशन का ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये तो हो गई हार्ट की बीमारी का पूरा पहला चैप्टर। मैंने इस चैप्टर में आपको 4 चीज़ें बताई है। हार्ट क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट की बीमारी का मतलब क्या है, इसका मतलब है 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज, और इसमें तकलीफ़ क्या होगी और इसकी टेस्ट कौन सी होगी जिससे पता चल जाए ये हार्ट की बीमारी है। अगर हार्ट की बीमारी हो गई है तो आदमी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, चलिए मैं मान लेता हूँ मेरी बीमारी है, पर ये बीमारी हुई क्यों, कोई ख़ास बात हमने किया है जिससे ये बीमारी हो गई है। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा बीमारी का कारण। हमारी हार्ट की बीमारी का एक कारण नहीं है, ये कारण बहुत सारे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, हार्ट की बीमारी को हम लोग बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। मल्टी फैक्टोरियल, मल्टी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, और 14 ऐसे कारण हैं जो ब्लॉकेज को बनाती हैं। एक एक करके एक कारण का नाम बता देता हूँ, इस पिक्चर में आप देख भी सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, अगर आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हार्ट की बीमारी होगी। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब है तेल, और ये भी अगर आपके खून में ज़्यादा है तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। और इसके बाद सारे नाम एक एक करके मैं पहले गिना दूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय एचडीएल रेशियो, उसके बाद है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, और इसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट की बीमारी होगी। नेक्स्ट हाई ब्लड शुगर, इसको बोलते हैं डायबिटीज़। उसके बाद है स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हैं हार्ट की बीमारी होगी। और उसके बाद है एक्सरसाइज ना करना, अगर आपका एक्सरसाइज करने का आदत एकदम छूट चुका है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हार्ट की बीमारी होगी। और उसके बाद है ओवरवेट होना, आप अगर वजन ज़्यादा है तो हार्ट की बीमारी हो सकता है आपको। और उसके बाद है लो फाइबर, लो एंटीऑक्सीडेंट, और उसके बाद है टाइप ए बिहेवियर, और उसके बाद लास्टली है स्ट्रेस, जो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। चलिए अब एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहला काम है हाई कोलेस्ट्रॉल। आपके खून में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो आपको हार्ट की बीमारी होगी। आपको मालूम है कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में कितनी होनी चाहिए? बहुत सारे लोग आज से थोड़े साल पहले ये मानते थे 130 से 250 तक चलेगा, फिर मेडिकल साइंस ने बदला, नहीं 250 में तो सारे लोग ब्लॉक कर रहे हैं, 250 तो बहुत ज़्यादा है, तब उन्होंने इसको कम करके 220 किया। फिर थोड़े दिन बाद मेडिकल साइंस ने बोला नहीं 220 तो बहुत ज़्यादा, 220 में तो ब्लॉकेज बनेगी, तो 200 उन्होंने हाईएस्ट लिमिट रखा, और अब हमारी लिमिट है 130 से 200। अच्छा एक बात बताइए, 130 और 200 के अंदर कौन सा बढ़िया रहेगा आपके लिए? अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो नेचुरली 130 ही होगी। मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ अगर ब्लॉकेज बनाना है तो 200 रख लो, 200 से ऊपर रख लो। अगर ब्लॉकेज नहीं बनाना है तो ऐसा करो, दोनों की एवरेज 150-60 रख लो, और अगर ब्लॉकेज को घटाना है तो 130 से ऊपर मुझे नहीं चाहिए। तो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल, और ये खून में मैं 130 चाहता हूँ। कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का मेन सोर्स होता है एनिमल प्रोडक्ट, और एनिमल प्रोडक्ट में है सारे तरह के मीट, और उसमें से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और है जो कि जितने तरह की मटन्स, चिकन्स, ये सब हैं, इसमें तो ब्लॉकेज बनाने की कोलेस्ट्रॉल होती ही है। और दूध एक एनिमल प्रोडक्ट है, दूध और घी, ये हार्ट की बीमारी बनाने में बहुत मदद करती है। मैंने देखा इंडिया में दूध घी खूब चलती है, और ये भी ज़्यादातर वेजिटेरियन लोग खूब दूध पीते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल को जमाते रहते हैं ब्लॉकेज। नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल के बाद आते हैं ट्राइग्लिसराइड में। ये ट्राइग्लिसराइड क्या चीज़ है? ट्राइग्लिसराइड होती है तेल। कौन सी तेल? आपको मैं बता दूं, ट्राइग्लिसराइड का मतलब है हर तरह की तेल, सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, फॉर्चून, ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, रेपसीड ऑयल, जिंजली ऑयल, राइस ऑयल, और जितनी तरह की ऑयल आप जानते हैं बाज़ार में, मार्केट में, सारी ऑयल का हमारा मेडिकल साइंस एक ही नाम रखा है, वो है ट्राइग्लिसराइड। आपको अगर इसको चेक करना है आपके खून में तो ब्लड लीजिए और ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड चेक कराइए, और ये ट्राइग्लिसराइड अगर 130 या 150 से ज़्यादा है तो आप हार्ट की बीमारी आज भी बना रहे हैं। और अगर आप हार्ट के पेशेंट ऑलरेडी है तो बनाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़िएगा। आपकी ट्राइग्लिसराइड खून में 130 से ज़रूर कम रखिए, 100 से कम रखेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो ट्राइग्लिसराइड हमारे खून में कम से कम होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, खाने में ट्राइग्लिसराइड रखूं या ना रखूं? आपको क्या लगता है, खून में बढ़ाएगा? खाना खाएंगे तो आप ज़रूर बढ़ाएगा। खाने में मैं चाहता हूँ ट्राइग्लिसराइड यानी कि तेल का मात्रा या घी का मात्रा कम से कम हो। कितना कम से कम आप सोच सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कम से कम क्या होता है। कम से कम होता है 0।
और मैं हार्ट के पेशेंट को बोलता हूँ ज़ीरो ऑयल का खाना खाना ज़रूरी है। ट्राइग्लिसराइड आपके खाने में एकदम नहीं चाहिए, खून में चाहिए 130 से कम, तब आपकी हार्ट की बीमारी नहीं बनेगी, और इससे ज़्यादा चाहेंगे तो आपकी हार्ट की बीमारी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है HDL कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। HDL हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फैक्टर है, हमारी बॉडी HDL को बनाती है, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। ये HDL का काम है कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट होने से रोक लेना, और जो डिपॉजिट बन चुकी है उसको धीरे धीरे निकालना। तो जितना ज़्यादा HDL आप रखेंगे उतनी हार्ट की बीमारी के लिए अच्छी रहेगी। आपका HDL अगर 40 से ज़्यादा है देन कंसिडर योर सेल्फ लकी, आपका हार्ट का बीमारी का ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज़ LDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल जो है ये हार्ट की बीमारी का बहुत ख़राब फैक्टर माना जाता है, इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। और ये LDL कोलेस्ट्रॉल डिपेंडेंट होता है मेन कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, HDL के ऊपर और ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। और अगर LDL कोलेस्ट्रॉल आपका 100 से ज़्यादा है तो हार्ट की बीमारी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद एक और फैक्टर है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल डिवाइडेड बाय HDL रेशियो। ये रेशियो अगर आप 4 से ज़्यादा रखेंगे तो हार्ट की बीमारी बनेगी, 4 से कम रखेंगे तो बीमारी घटने की बात बनती जाएगी। अच्छा, ये पांचों फैक्टर को हम एक साथ क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल, सीरम लिपिड प्रोफाइल। ये आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाके चेक करवा सकते हैं। किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाइए, उनको सुबह सुबह खाली पेट में ब्लड दीजिए, उनको बोलिए मुझे सीरम लिपिड प्रोफाइल चाहिए, वो सारी रिपोर्ट्स आपको बना के दे देंगे। और ये रिपोर्ट्स अगर ख़राब हैं और आपके अच्छे नहीं हैं तो हार्ट की बीमारी बनने का आपका पूरा चांस है। चलिए उसके बाद देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल कितना होता है? ब्लड प्रेशर होता है 120 और 80। बहुत सारे लोग इसको मानते नहीं हैं क्योंकि वो पुराने ख्यालात वाले हैं, बट आज हमारी मेडिकल साइंस बदल गए हैं। मेडिकल साइंस में भी आज से 30 साल पहले ये बताया जाता था कि उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ाना अलाउड है, पर अब मेडिकल साइंस मान गई है हार्ट के पेशेंट के लिए 120 और 80 से ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगी ब्लड के अंदर, वो दीवार को, जो आर्टरी के अंदर की जो दीवार है उसको डैमेज करेगा, और डैमेज्ड आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज बहुत स्पीड से होगी। तो मैं हार्ट के पेशेंट्स का, हर पेशेंट को चाहूँगा कि वो अपनी ब्लड प्रेशर को 120-80 रखे, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। अगर आपकी उम्र 80 साल भी हो तो भी मेरी ब्लड प्रेशर 120 और 80 ही मैं रखना चाहूँगा। सो ब्लड प्रेशर 120 और 80, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। 130, 140, 150 है तो आपकी हार्ट की बीमारी आज भी बढ़ने की तरफ चल रही है। नेक्स्ट इज़ ब्लड शुगर। अगर आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा है खून में तो इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़, और ये हार्ट के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आप अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपकी हार्ट की बीमारी का स्पीड बढ़ता जाएगा। और मैं आपको बताऊं डायबिटीज़ कंट्रोल का मतलब क्या है। अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम है तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख रहे हैं, और खाने के बाद वाली ब्लड शुगर अगर 130 या 140 से कम है तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल रख रहे हैं, और अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो हार्ट की बीमारी आपकी 3 गुना स्पीड से बढ़ेगी। सो बी अवेयर। नेक्स्ट है स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का मतलब होता है टोबैको से। अगर आपके बॉडी के अंदर टोबैको जा रही है, चाहे लंग से जाए चाहे पेट में जाए, वो हार्ट की बीमारी ज़रूर बनाएगी। टोबैको में और क्या क्या आती है? सिगरेट तो आती है, बीड़ी तो आती है, सिगार भी आती है, और टोबैको में आती है जर्दा, गुटखा, जिसमें मसाले, जिसमें जर्दा डला हुआ होता है, और उसमें और चीज़ आती है जो खैनी, जो बिहार और यूपी में बहुत खाया जाता है। खैनी में भी बहुत ज़ोरदार तम्बाकू होती है, और इसके साथ बहुत सारे लोग गुड़ाकू लेते हैं जब मंजन करने के लिए, और कुछ लोग नाक से खींचते हैं नस्वा। ये समझिए, ये जितने सारे चीज़ हैं ये ब्लॉकेज के अंदर एक ग्लू का लेयर लगा देता है, गोंद का लेयर लगा देता है, जिसमें सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को चिपकना बाकी है। आपकी कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी हो और आप स्मोक कर रहे हैं तो हार्ट की बीमारी बनने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि वो स्मोक्ड एरिया में कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी डिपॉजिट कर जाएगी और हार्ट की बीमारी ज़रूर सूनर और लेटर बन जाएगी। और फैक्टर है हार्ट की बीमारी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब मैं उसमें आऊँगा, वो है एक्सरसाइज ना होना। आपको लगता है हमने एक्सरसाइज कम कर दिया लाइफ में आजकल? एक शहर में एक नॉर्मल आदमी का लाइफ में कभी एनालाइज करता हूँ, सुबह वो उठ जाते हैं, उठ के क्या काम करते हैं? पहले बेड टी पीते हैं, फिर क्या काम करेंगे? बेड टी पी के अखबार लेके बैठ जाते हैं, 1 घंटा उस अखबार को पढ़ने पढ़ाने में लगा देते हैं, फिर वो टीवी देख लेते हैं। टीवी में क्या देखेंगे? टीवी में न्यूज़ देखेंगे, मॉर्निंग न्यूज़, ब्रेकफास्ट न्यूज़, और उसको देखते 1 घंटा और लग जाता है। उसके बाद वो नहाना धोना करते हैं, फिर नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे काम में जाएंगे।
तो कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे, जॉगिंग करते हुए जाएंगे? वो जाएंगे गाड़ी में, स्कूटर में। और वो जब गाड़ी में पहुंच जाएंगे ऑफिस, तो उतर के फिर लिफ्ट से ऊपर चले जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे? कुर्सी में बैठ जाएंगे। कुर्सी में बैठे बैठे वो सारा दिन काम करेंगे, फाइल खोलेंगे, फाइल को बंद करेंगे, कागज़ में लिखेंगे और अपना मीटिंग करेंगे, ईटिंग करेंगे, टेलीफोन में बात करेंगे, मोबाइल फ़ोन में बात करेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, कस्टमर से बात करेंगे, मतलब सारा चीज़ बैठे बैठे काम। और शाम को वापस घर आएंगे। शाम को जब काम ख़त्म हो जाए, घर कैसे आएंगे आप बताइए? जॉगिंग करते हुए या पैदल? नहीं, फिर से गाड़ी से आएंगे। वो गाड़ी से घर आए और आके फिर क्या काम करेंगे? बैठ जाएंगे सोफ़े में, और सोफ़े में बैठे बैठे वो खाना खाएंगे, फिर टीवी का सीरियल देखेंगे और उसके बाद रात को खाना खा के सो जाएंगे। अच्छा बताइए, मेहनत कितनी हुई? एकदम ज़ीरो। और इसके साथ उसको एक कॉर्डलेस फ़ोन दे दूं और एक रिमोट कंट्रोल दे दूं टीवी ऑन ऑफ और चैनल बदलने के लिए, और खाना पीना वहीं पे पहुंचा दूं, तो कितनी एक्सरसाइज रह गई? ज़ीरो। माइनस ज़ीरो इज़ बिग ज़ीरो। अच्छा, इतना एक्सरसाइज कम करेंगे तो आपको क्या लगता है, खाने में जो चर्बी खा रहे हैं उसको आप पचा पाएंगे? नहीं पचा पाएंगे। जितनी फैट ज़्यादा खा रहे हैं उतनी कम एक्सरसाइज करते जाइए, हार्ट की बीमारी बढ़ती जाएगी। क्योंकि फैट को तोड़ेगा कौन? एक्सरसाइज फैट को तोड़ सकता है और आप उसको करना बंद कर चुके हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं? हार्ट का खाना पीना बदलाव करेंगे या हार्ट की बीमारी का पैदा होने का वेट करेंगे? नेचुरली मैं चाहूँगा आप खाने में कोई भी तरह की कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ना लें, या तो मेहनत इतना करें 10-15 किलोमीटर हर दिन चलें, तब तो आपको तेल घी मैं दे भी दूँ। चलिए, ये तो हो गई एक्सरसाइज ना करने के वजह से। एक और चीज़ होती है एक्सरसाइज ना करने की वजह से, उसको हम बोलते हैं मोटापा। अगर आपका वजन आपके नॉर्मल से ज़्यादा है तो हार्ट की बीमारी ज़रूर बनेगी, और वजन जितना ज़्यादा उसका हार्ट की बीमारी के ज़्यादा चांसेस। और वजन में भी इंडियंस में एक स्पेशल तरह की वजन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं तोंद होना या बूढ़ी होना। अगर वो तोंद आपका ज़्यादा है, अगर आपको बीच का पोर्शन आपका मोटा है, तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं पॉट बेली, और इससे हार्ट की बीमारी जल्दी बनती है। नेक्स्ट जो कारण है हार्ट की बीमारी का, वो है रेशा, खाने में रेशा का कम होना। रेशा को हम लोग बोलते हैं फाइबर। अगर ये फाइबर आपके खाने में कम होगा तो हार्ट की बीमारी बनने के चांसेस ज़्यादा है। ये फाइबर कहाँ से आती है आपको मालूम है? क्या करती है फाइबर? फाइबर करती है ब्लॉकेज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होती है उसको हटाने का काम। ब्लॉकेज के अंदर से तो नहीं हटाती है, वो आप खाने के अंदर जितनी कोलेस्ट्रॉल जाएगी, आपके लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल निकलती है, वो फाइबर उसको पकड़ लेता है और अपने खाने के साथ उसको निकाल के स्टूल के रास्ते बाहर ले जाता है। तो फाइबर अगर आप कम खाते हैं तो आपकी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगी और ब्लॉकेज बनने के चांसेस पूरा है। आप हमको बताइए फाइबर होता है कहाँ पे? फाइबर होती है फ्रूट्स में, सलाद्स में, वेजिटेबल्स में। और ये फाइबर कौन सा फाइबर होता है? आप मैंगो खा के देखें, आपके दांत के अंदर एक अटक जाती है लंबी थ्रेड सी, वो है फाइबर। और ये फाइबर आप जितना कम खाएंगे हार्ट की बीमारी उतनी ज़्यादा बनेगी। आज हमने देखा है लोग सलाद और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम खाते हैं, उनको हार्ट की बीमारी जल्दी बनती है। उसके बाद आते हैं हम लोग एंटीऑक्सीडेंट। मैंने आपको बोला मेडिकल साइंस बदल रही है, दुनिया के साथ साथ नई नई रिसर्च आ रही है, मेडिकल साइंस नई नई बातें ला रही है। और ये नई बात में एक आ गई है एंटीऑक्सीडेंट। आप कोलेस्ट्रॉल जानते थे, ब्लड प्रेशर जानते थे, और एंटीऑक्सीडेंट के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि ये लास्ट 10 साल की रिसर्च का नतीजा है। और ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब मैं आपको समझाऊं, कोलेस्ट्रॉल जब ब्लॉकेज बनाती है तो पहले ऑक्सीजन से कंबाइन करती है और उसके बाद वो डिपॉजिट करती है। और कोलेस्ट्रॉल को अगर डिपॉजिशन से रोकना है तो ये ऑक्सीडेशन होने को रोकना होगा, और ये काम है एंटीऑक्सीडेंट का। और ये एंटीऑक्सीडेंट कौन से खाने में होती है मैं आपको बता दूं, बहुत सारा चीज़ है जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें आती है सेलेनियम, क्रोमियम, जिंक, कोबाल्ट, मैंगनीज, और इसके साथ आती है विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए। ये सब आइटम अगर आपके खाने में कम है तो हार्ट की बीमारी ज़रूर बनेगी। और ये सब आइटम आपके खाने में कहाँ से आती है? फ्रूट से आती है, वेजिटेबल से आती है, अंकुरित जो दालें होती हैं उनमें बहुत आती है। दाल के साथ एंटीऑक्सीडेंट ई आती है, और ये सब आप अपने खाने में ज़्यादा करेंगे तो हार्ट की बीमारी कम होगी। उसके बाद आते हैं टाइप ए बिहेवियर। टाइप ए बिहेवियर का क्या मतलब है? और उससे पहले और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं, वो है तनाव। आजकल आपको लगता है हार्ट की बीमारी में ये तनाव का रोल ज़्यादा हो गया है? ज़रूर हो गया है। आप शहर में जाइए, तनाव भर्ती है, हार्ट के बीमार लोग डबल, ट्रिपल, 4 गुना हार्ट के पेशेंट्स हैं। गांव में जाइए, तनाव कम है, वहाँ हार्ट के पेशेंट्स कम हैं। तनाव आज हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तनाव
से क्या होती है? तनाव से हार्ट की बीमारी के ये 14 में से 8 फैक्टर रिलेटेड है। मैं आपको बताऊं, तनाव आपकी बढ़ जाए कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगी, तनाव बढ़े तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगी, तनाव बढ़े तो एचडीएल कम हो जाएगी, तनाव बढ़े तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी, तनाव बढ़े तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, तनाव बढ़े तो आप स्मोकिंग करोगे, तनाव बढ़ेगी तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा एक्सरसाइज करने का। मतलब तनाव हार्ट के बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तनाव का मतलब क्या है? दिमाग के अंदर प्रेशर, दिमाग के अंदर प्रेशर होना। जितना ज़्यादा दिमाग के अंदर प्रेशर होगी, जितना आपको गुस्सा ज़्यादा होगा, जितना आपको मन में डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, उतनी आपकी हार्ट की बीमारी बढ़ेगी। ये तनाव कैसे बढ़ गई आज के ज़माने में? मैं आपको बताता हूँ कैसे बढ़ गई है। चारों तरफ से पैसे की ज़रूरत है और पैसे की इनकम करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़्यादा काम करो, टाइम की बहुत कमी है और इधर पैसा इधर खर्चा हो रहा है, उधर वाइफ को ये चाहिए, उधर हस्बैंड को ये चाहिए, उधर बच्चों को ये चाहिए, और इधर बीमारी का खर्च, और उधर लोन लिया उसकी रीपेमेंट, और इधर रास्ता ख़राब है, और इधर सरकार को टैक्स देनी है, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी और 50 तरह की ड्यूटी। इधर रास्ते में जैम हो गई है और इधर पॉलिटिशियंस झंझट कर रहे हैं, इधर गवर्नमेंट के ऑफिस में काम नहीं होती है। आप समझ सकते हैं आपके लाइफ में टेंशन है या नहीं है? और उधर नए सोफ़ा चाहिए, नया गाड़ी चाहिए, नया टीवी चाहिए, उधर वो पड़ोसी झगड़ रहे हैं, अगर घर वाले झगड़ रहे हैं। और ये जितना टेंशन होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, स्मोकिंग बढ़ेगी, हार्ट की बीमारी बढ़ती जाएगी। तो तनाव को कम करना हार्ट की बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी मेडिकल साइंस का एक ही प्रॉब्लम है कि इस तनाव को मेज़र करने का कोई मशीन इन्होंने बना नहीं पाए हैं। आपको बता दूं, कोलेस्ट्रॉल मेज़र करना है, आराम से हो जाएगी। ट्राइग्लिसराइड मेज़र करना है, आराम से हो जाएगी। आपका ब्लड प्रेशर देखना है, वो भी पता चल जाएगा। पर तनाव आपकी कितनी है आप बता सकते हैं? मिलीग्राम, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीलीटर? नहीं मालूम। हमारी मेडिकल साइंस तनाव को मेज़र ही नहीं कर रहा है, और ट्रीटमेंट का तो दूर, वो तनाव को कम करने की बात ही नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है तनाव। आप आज एक हार्ट के बीमार हो जाइए और हार्ट के हॉस्पिटल में जाइए, वो तनाव को डबल करके दे देंगे, क्योंकि वो डराते हैं। और ये तनाव बढ़ने से हार्ट की बीमारी और बढ़ेगी। तनाव के बाद एक और फैक्टर आपको डिस्कस करना जरूरी है, वो है टाइप ए बिहेवियर। टाइप ए बिहेवियर का क्या मतलब है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका नेचर टाइप ए होता है। उनका काम क्या होता है मालूम है? वो कहीं पे भी जाएंगे, तनाव ना हो तो बनवा लेते हैं। उनका काम है कहीं पे भी जाओ, तनाव बनाओ, अपने लिए बनाओ और बाकी लोगों को बांटो। मिले हैं ऐसे आदमी से कभी? उनको कहीं पे भी छोड़िए, कहीं ना कहीं वो टेंशन करेंगे। उनका नेचर होता है डोमिनेट करना, उनका नेचर होता है परफेक्शन। वो कहीं पे भी लेट होना नहीं चाहते, पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा, और ये लड़ाकू किस्म के होते हैं। कहीं पे उनको मौका दे दीजिए, लड़ेंगे ज़रूर। और इनका एक नेचर है 1 मिनट में गर्म होने का। और ऐसे लोगों को तनाव बहुत ज़्यादा होती है, और इनको हम बोलते हैं टाइप ए आदमी। इनको हार्ट की बीमारी होती है। तो आपको अब पता चला हार्ट की बीमारी के कारण क्या क्या हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कारण तो आपको हो सकता है मालूम हो ही गया हो, पहले भी मालूम हो थोड़ी बहुत, और अब अच्छे से और मालूम हो गया। एक बात बताइए, हार्ट की बीमारी को मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये कारण को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? क्या बोलता है आपका कॉमन सेंस? कारण को हटाना बहुत ज़रूरी है, खाने को बदलना ज़रूरी है, तनाव को कम करना ज़रूरी है, ट्राइग्लिसराइड कम करिए, कोलेस्ट्रॉल कम करिए, ब्लड प्रेशर कम करिए। पर आज हमारी मेडिकल साइंस जो हार्ट का बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहा है, कार्डियोलॉजी की साइंस, ये इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। आज मेडिकल साइंस की ट्रेंड ही अलग हो गई है। मैं मेडिकल साइंस के आज करीब करीब खिलाफ चल रहा हूँ, स्पेशली कार्डियोलॉजी के। कार्डियोलॉजी की जो आज तरीका चल रहा है हार्ट की बीमारी का ट्रीटमेंट का, वो सरासर गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाऊं। हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, वो बोलते हैं इसका हमें कोई ध्यान नहीं रखने का ज़रूरत है। आपकी बीमारी जब बन जाए, जब आप 1-2 ब्लॉकेज करते करते 70 बना लो, तब मेरे पास आओ और मैं आपको एक काम कर दूंगा, बाईपास सर्जरी कर दूंगा, एंजियोप्लास्टी कर दूंगा या दवाइयाँ दे दूंगा। मतलब आप बीमारी बनाइए और हमारी हॉस्पिटल में आके दाखिल होइए और हमें मौका दीजिए बाईपास करने का, एंजियोप्लास्टी करने का और दवाइयाँ लेने का। मतलब एक बार बीमार हो जाओ, फिर मेरे आसपास चलते रहो, मुझे आप हेल्प करो, मैं आपको हेल्प करूंगा, और एक दूसरे को हेल्प करके हमारी सक्सेस होती जाएगी। आप बताइए मेडिकल साइंस की सक्सेस हो रही है कि नहीं हो रही है? मैंने देखा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मेडिकल साइंस जो ये बाईपास एंजियोप्लास्टी करती हैं, ये ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है। मैं उनको बोलता हूँ ये सक्सेसफुल है ही नहीं। हार्ट के मरीज जितने बढ़ रहे हैं, कभी कभी मुझे लोग उल्टा बोलते हैं डॉक्टर साहब आप देखिए दिल्ली में आगे 2 हार्ट का हॉस्पिटल था, आजकल 25 हार्ट के हॉस्पिटल है, तो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोला ये सक्सेस नहीं है, तो हॉस्पिटल के नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स इतने पैसे दे रहे हैं उनको।
और उसको देखे देखिए एक के बाद दूसरी हॉस्पिटल खुलते जा रही है। सक्सेस नहीं है, ये तो फेलियर की बात है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, उतने वहाँ पे भीड़ बढ़ रहे हैं। मैं बोला देखिए, हार्ट के बीमार बढ़ेंगे तो भीड़ भी वहाँ पे बढ़ेगी, और वो जाएंगे भी कहाँ, हार्ट के हॉस्पिटल में जाएंगे। और हार्ट के हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि हम आज के ट्रीटमेंट में ये बाईपास, एंजियोप्लास्टी और दवाइयाँ, जो असली खाना पीना है, जो उसका एक्सरसाइज है, जो योगा है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो खाने में चेंज होनी है, उसके बारे में वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, और ना उनके पास इसके लिए टाइम है। वो बोलते हैं बस इमीडिएट आओ, बाईपास कराओ और एंजियोप्लास्टी कराओ और हम आपको ठीक कर देंगे। और बाईपास के बाद भी यही लाइफस्टाइल रखते हैं आम आदमी, तो थोड़े दिन में वो ब्लॉकेज वापस हो जाता है। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फिर से प्रॉब्लम होगी तो मेरे पास आ जाइएगा, बाईपास के बाद होगी तो एंजियोप्लास्टी करवा दूंगा, एंजियोप्लास्टी हो गई और उसके बाद फिर तकलीफ हो जाए तो बाईपास करा दूंगा, और नहीं तो मेडिसिन चलता जाएगा, और ये तीनों मिला के हमारी ट्रीटमेंट चलेगी। आप बताइए कैसा रहेगा ऐसा ट्रीटमेंट? एकदम ठीक नहीं रहेगी। मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि हार्ट के पेशेंट्स को पहले लाइफस्टाइल दिए बगैर उनको कोई भी सर्जरी का या एंजियोप्लास्टी की बात की जाए। हाँ, 1% केस है जहाँ पे इमीडिएट हार्ट अटैक हुआ है, पर ऐसा केस आम आदमी का नहीं है। आज हमारी 90% जो सर्जरीज एंजियोप्लास्टीज होती है उनको रोका जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं मेडिकल साइंस की ट्रीटमेंट क्या है आज हार्ट की बीमारी का। आज हमारी मेडिकल साइंस जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ मेडिकल साइंस का, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या होना चाहिए और हार्ट अटैक क्या है, उसको रोका कैसे जा सकता है। मेडिकल साइंस क्या ट्रीटमेंट करती है आज मेडिकल साइंस हार्ट का पेशेंट जाता है तो 3 तरह की ट्रीटमेंट करती है। एक, टैबलेट ले लो, आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, दवाइयाँ लेते जाओ। ब्लॉकेज हो गई है, कोई बात नहीं है, दवाइयाँ लेके इसका काम चलता जाएगा, ब्लॉकेज को वहीं रहने दो। आज 6 टैबलेट लेना, अच्छा आज 6 ले लेंगे तो कल लेना होगा, हाँ कल भी 6 लेना, परसों भी 6 लेना, उसके बाद दिन भी 6 लेना, और अगर ब्लॉकेज बढ़ जाए तो 9 ले लेना, फिर 10 ले लेना, फिर 12 ले लेना। अच्छा बीमारी ठीक ना हो तो बोला फिर कोई बात नहीं, अगर बीमारी ठीक ना हो तो हमारे आईसीयू में भर्ती हो जाना। पर आपको लगता नहीं है बीमारी बढ़ने के साथ साथ उसका कारण को रोक लें तो बीमारी बढ़ेगी नहीं, और ये दवाइयाँ का जो ट्रीटमेंट है मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। आज हार्ट की बीमारी को 3 तरह के बीमार लोगों को 3 तरह की दवाई देते हैं। एक, ट्यूब को चौड़ा करने वाली, मैं आपको बताता हूँ कौन सी दवाइयाँ होती है। एक होती है ट्यूब को चौड़ी कर दो। अगर ट्यूब इतनी छोटी है और उसको ट्यूब को बड़ी कर दो तो क्या होगा, ट्यूब चौड़ी हो जाएगी, और चौड़ी होगी तो उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। ये कौन सा टैबलेट आपको मालूम है? इसका नाम है सॉर्बिट्रेट। आप ज़रूर खाते होंगे, और सॉर्बिट्रेट नहीं खाते हैं तो सॉर्बिट्रेट के बहुत सारे भाई भतीजे हैं, और उनका नाम आपको मैं बता दूं। बहुत सारी ट्यूब है जो ट्यूब को, जिसका काम है, टैबलेट्स है जिसका काम है हार्ट की सप्लाई को बढ़ा देना, और इस टैबलेट्स का नाम है सोलोट्रेट, मोनोट्रेट, इसमो, आइसोडील, एंजीसेड, इमडूर और एंजीस्पैन और नाइट्रोकॉन्टीन, और इस तरह की और भी बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें और आती है ट्रिविडॉन, फ्लेविडॉन, मेटागार्ड, साइटोगार्ड, और भी ग्रुप आती है जिसका नाम है निकोरान, ज़ाइनिकोर, कॉरफ्लो। ये सारी ट्यूब का, ये सारे टैबलेट्स का काम है हार्ट की ब्लड सप्लाई को टेम्पोररीली बढ़ा दो। अगर वो टैबलेट एक दिन में 24 घंटा वो टैबलेट की असर रहती है तो दिन में 1 दे देंगे, और अगर 12 घंटे की असर रहती है तो दिन में 2 दे देंगे, और अगर 8 घंटे की असर रहता है तो दिन में 3 दे देंगे। पर एक बार बताइए, आज ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, कब तक ये दवाइयाँ चलेगी? इसके साथ साथ आदमी को ब्लॉकेज अगर हटा सकता है तो ये दवाइयाँ हट सकती है, जिसका ट्रीटमेंट मैं हार्ट के पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ। टैबलेट, जब इस एक तरह की टैबलेट का काम हो गया ट्यूब को चौड़ा करके हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाना, और एक तरह की टैबलेट होती है जो हार्ट की ज़रूरत को कम कर देती है। आप समझिए, एक आदमी का पैसे कम है, उसको 2 चीज़ करवा सकते हैं, उसका इनकम बढ़ा दो मतलब उसको ज़्यादा सप्लाई दे दो, या तो उसकी खर्च को घटा दो, उसका मतलब उसकी ज़रूरत को कम कर दो। हार्ट की ज़रूरत कम करने की कुछ टैबलेट्स होती हैं जिसका नाम है बीटा ब्लॉकर, जिसका नाम है कैल्शियम ब्लॉकर, जिसका नाम है एस इनहिबिटर। इनका नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 3 टैबलेट कौन सी होती है? हार्ट की बीमारी में 3 तरह की टैबलेट होती है। एक का नाम है बीटा ब्लॉकर, एक का नाम है कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक का नाम है एस इनहिबिटर। ये तीनों टैबलेट के नाम आपको बताता हूँ। बीटा ब्लॉकर कौन सी होती है? बीटा ब्लॉकर का नाम है एटेन, बीटालॉक, बीटाकार्ड, मेटोप्रोलॉल, एटेनॉर्मिन, टेनोलॉल, एटोनोलॉल। ये सारी जितनी टैबलेट्स हैं ये लेंगे तो हार्ट की स्लो रेट हो जाएगी, और हार्ट जब स्लोली बीट करेगा उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हो जाएगी। इससे कुछ राहत हार्ट के पेशेंट्स को मिल जाती है, पर ब्लॉकेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
दूसरी जो टैबलेट है इसका नाम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का नाम है डेलजीम, एंजीजेम, डिलगार्ड, डेपिन, नाइफिडेपिन और एम्लोगार्ड, एम्लोपिन, एम्लोप्रेस। आप भी लेते हैं क्या ऐसा टैबलेट? काइजेम और इस तरह की स्टैमलो, और ये सब टैबलेट अगर आप लेंगे इससे भी कुछ एंजाइना कम हो जाएगी, तकलीफ कम हो जाएगी, पर बीमारी ठीक नहीं होगी। तीसरा ग्रुप है जिसका नाम है एस इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। इस टैबलेट्स के नाम है एनवास, सिप्रिल, लिप्रिल, कार्डेस, रेमेस, लिस्ट्रील, और इसमें टैबलेट आती है लोसार, लोसाकार, एंजीजार। इस तरह की टैबलेट्स आपको लिख देंगे। और आपको अब समझ आ रहा है कितनी टैबलेट हो गए? ये सारे टैबलेट से एक और काम होता है, जो ब्लड प्रेशर हमारी कम हो जाती है, और ये ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और इसके बाद एक ब्लड पतला करने की दवाई मिलती है, और वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ ब्लड को पतला कर देता है, पर ब्लॉकेज को कुछ नहीं करता है। और ये टैबलेट्स के नाम है डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, एएसए, एस्पेंट, लोप्रिन, लोडोस्प्रिन, टिक्लोवास, टिक्लीड, क्लोपिग्रेल, डीप्लाट, सिरुविन, फ्लैजरील, स्ट्रोमेक्स और क्लोपिवास, क्लोपिग्रेल। इस तरह के 50 टैबलेट है। आप ये समझ जाइए, इनमें से कोई 10-15 टैबलेट आपको लिख के दे देंगे, पर ये टैबलेट आज लेंगे तो आज काम चल जाएगी, कल लेंगे कल चल जाएगी, परसों लेंगे परसों चल जाएगी, तरसों लेंगे तरसों चल जाएगी। और इसके अंदर अंदर अगर ब्लॉकेज बढ़ रही है तो टैबलेट की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये ट्रीटमेंट नहीं है। मैं भी हार्ट के पेशेंट्स को टैबलेट देता हूँ, पर मैं एक ही शर्त में देता हूँ, जो ब्लॉकेज बन चुकी है इस ब्लॉकेज को आप धीरे धीरे कम करो, और अगर ब्लॉकेज को बढ़ाओगे तो टैबलेट बढ़ेगी, और ब्लॉकेज को अगर रोक के रखोगे या ब्लॉकेज को घटा लोगे तो हार्ट की बीमारी धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। चलिए उसके बाद चलते हैं एंजियोग्राफी। आज से 1980 तक हार्ट के पेशेंट्स को टैबलेट दी जाती थी, और जब उसकी बीमारी और भी बढ़ती थी तो कार्डियोलॉजिस्ट उनको दवाई देते वक्त बोलते थे, देखो अपनी खान पीन बदलो, अपना वजन कम करो, अपनी टेंशन कम करो, डायबिटीज़ कंट्रोल करो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, और अगर ये सब नहीं करोगे तो आपकी बीमारी आगे बढ़ेगी और आगे आपको हार्ट अटैक हो जाएगी। पर 1985 के बाद आ गए बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडस्ट्री, और उन्होंने चालू किया बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आपकी कारण को हटाने की अभी भी ज़रूरत नहीं है, आप आ जाओ मेरे पास, मैं बाईपास कर दूंगा, एंजियोप्लास्टी कर दूंगा। और इसके लिए वो एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एंजियोग्राफी। किया आपने कभी? एंजियोग्राफी बहुत सारे हार्ट के पेशेंट्स को करवा देते हैं हार्ट के हॉस्पिटल, पर एंजियोग्राफी है क्या ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। एंजियोग्राफी में हार्ट के पेशेंट्स का ब्लॉकेज पता चलता है, पर वो रफली पता चलता है। कैसा रफ मैं आपको बताऊं, एंजियोग्राफी का कोई रिपोर्ट अगर आपके हाथ में हो तो देखिएगा, वो ब्लॉकेज सब राउंड फिगर्स में है, या तो 70 है या 80 है या 90 है या 100 है। आपको लगता नहीं है? राउंड फिगर का क्या मतलब है? राउंड फिगर का मतलब है वो अंदाज। एंजियोग्राफी के बाद आप रिपोर्ट देखिए, कोई आदमी उसको 80 बोल रहा है, उसी रिपोर्ट को, उसी फिल्म को या सीडी को दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, वो उसको 90 बोल देगा, वो उसको 85 बोल देगा। ये एंजियोग्राफी का जो फिगर्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। इंडिया में जो एंजियोग्राफी होती है वो बहुत रफ टाइप की एंजियोग्राफी है, और ये कार्डियोलॉजिस्ट टू कार्डियोलॉजिस्ट बदल जाती है। मेरे एक पेशेंट आए थे, वो बोले डॉक्टर साहब मैंने एंजियोग्राफी कराई है, पर मेरी 10% ब्लॉकेज तो परसों से कल में कम हो गई है। मैं बोला कैसे कम हो गया? बोला एक हॉस्पिटल में गए थे वो 80 बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं 70। मैं बोला अब कैसा लग रहा है? बोला कल से काफ़ी ठीक लग रहा है, जब से 70 सुना मेरे को ठीक होने लगा। पर एक बात बता दूं, ये ब्लॉकेजेस डॉक्टर टू डॉक्टर अगर वेरी करता है तो वो हार्ट का बीमारी का कोई एक्यूरेट फिगर नहीं बता रहा है, वो अंदाज बता रहा है। अगर एंजियोग्राफी एक्यूरेट होती तो उसमें आती 77.81, 72.93 और 81.5 ब्लॉकेज होती थी, होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि एंजियोग्राफी रफ है। एंजियोग्राफी जो टेस्ट है ये बहुत इन्वेसिव, बहुत गलत तरीके का बॉडी को काटने वाली टेस्ट होती है। इसमें हम हार्ट की ट्यूब, हार्ट के अंदर एक तार डालते हैं, और इस तार को डालेंगे कहाँ से? इसको बोलते हैं कैथेटर। ये एक तार होती है जो पैर की ट्यूब को काट के उसके अंदर डाली जाती है, और वो ट्यूब को जब अंदर डालते हैं तो एक ब्लाइंड मेथड होता है। ब्लाइंड मेथड मतलब आपको मालूम नहीं है, आप अपने टिप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्यूब को घुसाते जाइए, और वो अगर आगे जाके कहीं पर रुक जाता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्यूब को वापस खींचिए और फिर से डालिए। और इस दौरान में कभी कभी नाली के अंदर छेद हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और ये एंजियोग्राफी का एक साइड इफ़ेक्ट है। एंजियोग्राफी में तार को ट्रायल एंड एरर मेथड से ऊपर डालते जाइए और अल्टीमेटली हार्ट तक ले जाइए, और वहाँ पे ले जाने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट कुछ डाई डाल के आपको बता देंगे 70 या 80 या 90 ब्लॉकेज।
और उसके बाद क्या होगा आपको मालूम है? एंजियोग्राफी के बाद वो इमीडिएटली बोलते हैं कि मुझे अभी का अभी बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवाना है। और ये बाईपास और एंजियोप्लास्टी में करने क्या है? एंजियोप्लास्टी में वो करते हैं कि ट्यूब को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, एक बेलून को डालते हैं। एंजियोप्लास्टी भी आजकल बहुत तरह के हो गए हैं। पहले एक तरह की एंजियोप्लास्टी होती थी जिसको बोलते थे बेलून एंजियोप्लास्टी, उसके बाद आ गई बेलून एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंट, और उसके बाद अभी लेटेस्ट और आ गई है बेलून एंजियोप्लास्टी विद अ मेडिकेटेड स्टेंट। ये 3 तरह की एंजियोप्लास्टी है और मैं समझता हूँ तीनों ही बहुत अच्छी तरह की ट्रीटमेंट है। नहीं, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, आप अगर एंजियोप्लास्टी करेंगे उसके बाद भी आपको ब्लॉकेजेस वापस आ जाएंगे। एंजियोप्लास्टी के बाद जो आदमी फिर से ब्लॉकेज करता है, मैं देखता रहता हूँ, कभी कोई 6 महीने बाद, कभी कोई 3 महीने बाद, कभी कोई 1 साल बाद, कभी कोई 1.5 साल बाद फिर से ब्लॉकेज करके आ जाता है। ब्लॉकेज कब उसको पता चलता है? जब 70 ब्लॉकेज होती है, मतलब 1 साल के अंदर 70% ब्लॉकेज, 1 साल के अंदर 60% ब्लॉकेज। अगर ये ब्लॉकेज एंजियोप्लास्टी के बाद भी होना है तो फिर हम एंजियोप्लास्टी करके करेंगे क्या? एंजियोप्लास्टी के बाद अगर लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो ब्लॉकेज वहीं का वहीं वापस आ जाएगा। मैं जानता हूं जब प्लेन पहला ब्लॉकेज बनी थी वो 30-40 साल में बनी थी। एंजियोप्लास्टी के बाद ये 1 साल 6 महीने की क्या चक्कर है? एक तो एंजियोप्लास्टी के लिए इतना खर्च करो, एंजियोप्लास्टी कराओ और उसके बाद 6 महीना 1 साल में फिर ब्लॉकेज होगी। अगर उस ब्लॉकेज को हम छेड़े नहीं और ब्लॉकेज को बढ़ाएं नहीं और ब्लॉकेज को घटाएं तो एंजियोप्लास्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एंजियोप्लास्टी जो 3 तरह की एंजियोप्लास्टी होती है उसके बारे में मैं बताऊं। पहला एक होता था बेलून एंजियोप्लास्टी। ब्लॉकेज के अंदर जो कैथेटर गई थी एंजियोग्राफी वाली, उसके अंदर एक बेलून रखी जाती है और बेलून को वहाँ पे ब्लॉकेज के अंदर ले जाके फुला दी जाती है तो ब्लॉकेज साइड में दब जाती है। जब ब्लॉकेज साइड में दब जाती है तो बेलून को निकाल ली जाती है और बेलून जैसे ही निकाल लिया कुछ ब्लॉकेज तो वहीं पे आ जाती है उसी वक्त, और जहाँ पे बेलून टच किया वो एरिया रफ होता है, उसके अंदर फिर ब्लॉकेज होने लग जाती है। 10 साल तक ये एंजियोप्लास्टी चलती गई। इंडिया में 10 साल तक एंजियोप्लास्टी होते गई प्लेन बेलून देके और वो ब्लॉकेज आते रहे। कार्डियोलॉजिस्ट ये बोलते गए एंजियोप्लास्टी वाले कि भाई कोई बात नहीं है, ये ब्लॉकेज आपको कभी नहीं आएगी, और आता रहा। फिर थोड़े साल बाद उन्होंने देखा कि सारे एंजियोप्लास्टी वापस आ रहे हैं, तब उन्होंने एक नई चीज़ निकाली। एंजियोप्लास्टी बेलूनिंग में होती क्या? जब बेलून निकाल लेते हैं तो उसकी जो इलास्टिक दीवार है वो वापस रिकॉइल कर जाती है और फिर से री ब्लॉकेज होती है। तब उन्होंने एक स्प्रिंग डालना चालू किया, इसका नाम है स्टेंट। एंजियोप्लास्टी का ये जो स्टेंट है इसका क्या मतलब है? एक स्प्रिंग डाल देते हैं। आपने देखा ऐसा स्प्रिंग कहीं पे? डॉट पेन के अंदर आपने खोल के देखा एक स्प्रिंग, वैसा आकार का एक स्प्रिंग होता है जिसको हार्ट के अंदर फिट कर देते हैं, ब्लॉकेज को हटाते हैं बेलून से और उसके अंदर बेलून ब्लॉकेज का वो स्प्रिंग छोड़ देते हैं। और ये स्प्रिंग थोड़े दिन में पता चला कि स्प्रिंग के अंदर भी वही ब्लॉकेज होती है। पहले जब उन्होंने स्प्रिंग लगाया था तब ये बताया था 1% लोगों को ब्लॉकेज होगा। आज वही कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि 50% लोगों को हार्ट की ब्लॉकेज फिर आ जाएगी। तो अगर 50% में वो ब्लॉकेज आ रही है तो फिर तो वही का वही हो गया। जब स्टेंट से ब्लॉकेज होने लगा तब उन्होंने देखा कि और कुछ नहीं करनी होगी, तब अब आजकल आ गई है मेडिकेटेड स्टेंट। मतलब वो पुरानी स्टेंट खराब है, अब आप मेडिकल वाली जो एक ड्रग कोटेड स्टेंट है उसको इस्तेमाल करिए। पर आपको मालूम है ये स्टेंट के दाम कितने हैं? एक स्टेंट 50,000 रुपीज़। आप बताइए किस चीज़ से बना लेंगे, लोहे का या गोल्ड का बना लीजिए तो भी एक स्प्रिंग का दाम 50,000 रुपीज़। या एंजियोप्लास्टी के बाद अगर वो स्टेंट खराब हो जाए तो आपके तो सारे पैसे भी गए और वो एंजियोप्लास्टी भी गया। जब एंजियोप्लास्टी हो गई तब उन्होंने नई मेडिकेटेड स्टेंट लाई। जब मेडिकेटेड स्टेंट जब लाए तो उन्होंने बोला प्लेन एंजियोप्लास्टी खराब है और प्लेन जो स्टेंट वाली एंजियोप्लास्टी वो भी खराब है। अब आपको 1.5 लाख की स्टेंट लगानी होगी। मतलब एक कोटिंग लग गई एक स्टेंट के ऊपर तो उसका दाम हो गया 1.5 लाख रुपया। अब आप बताइए कौन सा स्टेंट आप यूज़ करना चाहते हैं? और स्टेंट लगाने के बाद भी आपको बाईपास, आपको आगे फिर से ब्लॉकेज करना रोकना तो पड़ेगा और उसके लिए आपकी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सभी ठीक करनी होगी। तो क्यों हम स्टेंट लगवाएं? उससे पहले ही हम क्यों नहीं अपनी लाइफस्टाइल को बदल लें और उसकी ब्लॉकेज को हटाने की बात करें? लास्ट है बाईपास सर्जरी, जिसके भी मैं पूरा खिलाफ हूँ। इट्स अ वेरी बिग सर्जरी। इसमें पूरी बॉडी को, चेस्ट को बीच से काटा जाता है और उसको आड़ी से काटी जाती है। उसको काटने के बाद उसके अंदर एक जैक लगा के उसको खोली जाती है। हार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। हार्ट की ट्यूब को, हार्ट को बंद रखा जाता है। उसमें एक हार्ट लंग मशीन होती है जिस मशीन से पूरे बॉडी को चलाया जाता है और इस मशीन को चलाते वक्त ब्रेन को डैमेज, लीवर को डैमेज, किडनी को डैमेज होती है। और जिस वक्त ये हार्ट को मशीन से चलाते हैं उस वक्त हार्ट को स्लो करके, स्टॉप करके उसके अंदर ऑपरेशन की जाती है।
और जो ये डुप्लीकेट ट्यूब लगती है, जो हार्ट के अंदर एक नई ट्यूब लगाई जाती है, वो बाज़ार में नहीं मिलती है, वो बॉडी के कई हिस्से से काट के हार्ट के अंदर लगाई जाती है, और वो जब हिस्से को हार्ट के अंदर ऑपरेशन करके लगा दी जाती है, तब वो ऑपरेशन को क्लोज़ किया जाता है। इट्स अ वेरी म्यूटिलेटिंग ऑपरेशन। कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है, कितने लोगों की डेथ हो जाती है ऑपरेशन के वक्त, पर इस ऑपरेशन के बाद भी वो ब्लॉकेज वापस आने की बात होती है, क्योंकि ये जो बाईपास की जो नई ट्यूब लगी है, ये डुप्लीकेट ट्यूब है, ये अब 40 साल नहीं चलती है, ये 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर वापस आ जाती है। 1-2 साल में भी मैंने सैकड़ों केसेस देखे हैं जो 1-2 साल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस नई ब्लॉकेज के, नई ट्यूब के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल जम रही है, ट्राइग्लिसराइड जम रही है। मतलब असली कारण को छोड़ के ये तीनों ट्रीटमेंट हो रहा है। ना ही दवाइयाँ असली कारण को ट्रीट कर रहा है, ना ही एंजियोप्लास्टी कर रही है, ना ही बाईपास सर्जरी कर रही है, पर हमारे हॉस्पिटल्स के यही फेवरेट ट्रीटमेंट है। और मैं समझता हूँ ये तीनों ट्रीटमेंट अगर करेंगे, उसके बाद भी आपको लाइफस्टाइल बदलना होगा, तो क्यों नहीं उसके पहले ही कर लिया जाए। और मैं इस बात को आगे और बताऊँगा। नेक्स्ट साइड में आप जब जाएंगे तो आपको मैं हार्ट की बीमारी का दूसरी पहलू बताऊंगा कि हार्ट के पेशेंट्स को हार्ट अटैक से रोकना होगा, और एक पहलू और बताऊंगा आपको हार्ट की बीमारी का, वो है आगे क्या करना चाहिए। मैं हार्ट के पेशेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग करता हूँ 3 दिन का, और मैं हार्ट के पेशेंट्स को जो किताबें देता हूँ, उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल में मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ और उनको करवाता हूँ। और इसके लिए मैं नेक्स्ट साइड में आपको नेक्स्ट सीडी में सारी बात बताऊंगा। धन्यवाद। मैं जितनी बात बताऊँ मैं समझता हूँ आपको समझ आई होगी। थैंक यू।